तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये उसी डायग्राम का पार्ट है, ठीक, आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हम लोग कौन कौन से पाथवे इंक्लूड कर सकते हैं। हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनेओजेनेसिस, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, पीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी क्या होता है, इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो आप इसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बट ये आपके किस हिस्से का पार्ट हो जाता है, ये हो जाता है आपके प्लांट फिजिक्स का पार्ट या वहाँ। तो अब सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का कह सकते हैं थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेते हैं ग्लाइकोलिसिस की तरफ बढ़ने से पहले। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे ही आप ग्लाइकोलिसिस हम लोग शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज आती है कि जब ग्लाइकोलिसिस शुरू होता है तो आप कहते हैं ग्लाइकोलिसिस जो है पूरा एक लीनियर पाथवे है जिसमें हम ग्लूकोज से पायरुवेट बनता हुआ देखते हैं। मल्टी स्टेप पाथवे होता है जहाँ पे फिर मिलता है पायरुवेट। तो पर सवाल ये आता है कि ग्लूकोज किस तरीके से एंट्री कर रहा है, राइट? क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो कहाँ पे होती है, वो होती है साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म में। तो कहने का सेंस ये सेल में आया, राइट? सेल में आया होगा तो कैसे एंट्री हो रही है, चाहे वो किसी भी सेल में जा रहा हो, ग्लूकोज की एंट्री। और हम लोगों को ये भी पता चल चुका है मेटाबॉलिक कॉन्सेप्ट में कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलेटिंग फ्यूल है। इंपॉर्टेंट सर्कुलेटिंग फ्यूल का मतलब कि आसानी से ये जाके सेल्स में जाके आपको एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है, इसलिए इसको हम लोग इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। बट पॉइंट क्या हो गया कि ये फिर आ कहाँ से आ रहा है, तो इस चीज के पिक्चर को थोड़ा सा बहुत डिटेल में तो नहीं, क्योंकि तो हम लोग अगर देखें तो हम लोग इसकी बात कर सकते हैं कि डाइजेशन। तो आप जब भी कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि अल्फा एमाइलेज जो है वो एंजाइम जो कि आपके सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है और पैनक्रियाटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। ये पैनक्रियाटिक जूस, अल्फा एमाइलेज और पैनक्रियाटिक जूस प्रेजेंट होता है, ठीक। तो वहाँ पे ये एंजाइम्स डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। उसके बाद जो है जीआईटी, अल्फा एमाइलेज जूस जीआईटी में भी प्रेजेंट होते हैं ये सब। ओके, तो इसके बाद जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है, आप ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, आप ग्लूकोज तो डायरेक्टली ले नहीं रहे, तो जो भी आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले रहे हैं तो वो किस में टूटने लगेंगे, शॉर्ट चेन्स में। इन सभी एंजाइम के एक्शन के बाद शॉर्ट चेन्स ऑफ डेक्स्ट्रीन्स में ये टूटेंगे, या आल्टोज डाइसेक्राइड्स, राइट, इस तरीके के डाइसेक्राइड्स का फॉर्मेशन होगा। यानी कोई पॉलीसेक्राइड है वो अल्फा एमाइलेज और इन सब एंजाइम्स की प्रेजेंस में डाइसेक्राइड्स बना रहा है। एक मिनट। तो ये जो है फिर से किस एंजाइम की प्रेजेंस में, डाइसेक्राइड एंजाइम की प्रेजेंस, दे गेट ब्रेक इनटू मोनोसेक्राइड। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बेसिकली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो आपका क्या बन गया, मोनोसेक्राइड। अब यहाँ पे जब आपने मोनोसेक्राइड नाम लिया तो ऑब्वियसली किसकी बात हो रही होगी, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ध्यान में रखने लायक है, और आपको पता भी होगा कि कोई भी एंजाइम जो है, मतलब आपके पास कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो कि किसको ब्रेक कर पाए, सेल्यूलोज को। और भी कुछ अदर पॉलीसेक्राइड है, हालांकि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि कोलोन में प्रेजेंट होते हैं और वो कुछ हद तक सेल्यूलोज को मेटाबोलाइज कर सकते हैं, बट एज सच कोई एंजाइम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलिए मोनोसेक्राइड की बात हो गई। अब मीन्स डाइजेशन को, और वो आपके ऊपर है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आप 10th 12th 11th में ये सब बायोलॉजी में सब पढ़ते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में, ठीक। तो आप उसको और कनेक्ट करना चाहे तो आप और चीज़ें समझ सकते हैं कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो डाइजेस्ट हो रहे हैं। उसके बाद क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन आएगा,
कि जो भी मोनोसेक्राइड्स बने अब उनका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। यानी जो भी अब आपको डाइजेशन के बाद जो भी प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन हैं, एनी प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, ठीक, क्योंकि बार बार हम लोग ग्लूकोज का नाम लेते हैं तो ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि हमारी बॉडी में ये सारी चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज, साइल्यूलोज। तो अब ये सभी चीज़ें जो हैं हमारे बॉडी में, ये सभी जो मोनोसेक्राइड्स हैं, ये सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसमें भी मैं SGLT को थोड़ा अलग कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग करना है। फिर से बात कहेंगे कि आपको यहाँ पे ये जो भी चीज़ें हैं, जो मैकेनिज्म होता है डिफ्यूजन का, ट्रांसपोर्टर का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दिस इज होल, इट इज़ द पार्ट ऑफ सेल बायोलॉजी। ये अलग से पूरा का पूरा आपका डिटेल चैप्टर होता है इस पर, तो आपको वही देखना है। हम लोगों का यहाँ बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि किस तरीके से जो सिंपल डिफ्यूजन है या फैसिलिटी, अब यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन का मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि डायरेक्टली क्रॉस कर जाए मेम्ब्रेन को, ठीक, तो वो क्या हो गया, सिंपल डिफ्यूजन। मीन्स हायर कंसंट्रेशन, कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन में एक साइड और लोअर कंसंट्रेशन में है दूसरी साइड, तो आराम से इस तरीके से मूव हो जाए हायर टू लो, इसको हम क्या कह रहे हैं, सिंपल डिफ्यूजन। पर अगर यही मूवमेंट एक साइड हायर कंसंट्रेशन हो किसी मॉलिक्यूल का और एक साइड लो कंसंट्रेशन, ये मूवमेंट तो हो रहा है बट इट रिक्वायर अ काइंड ऑफ सम प्रोटीन, आपको यहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत है, तो ये क्या हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन तो है, डिफ्यूजन का मतलब ही होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट, ओके। और यहाँ पे कुछ क्या काम करते हैं, को ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म। तो ये आपका डिटेल्ड आपका पूरा फ्लो चार्ट के तहत इसमें सिंपल डिफ्यूजन आता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, राइट। तो ये एक तरह से को ट्रांसपोर्टर जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म का हिस्सा है, या इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है जहाँ पे ATP यूटिलाइज हो रही हो, और को ट्रांसपोर्टर का क्या मतलब होते हैं, या इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं उसमें क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ATP के यूटिलाइजेशन हो रहा है, और इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है कि आप कोई मॉलिक्यूल जो है कोई मॉलिक्यूल, मान लीजिए दिस इज रेड कलर मॉलिक्यूल और एंड दिस इज ब्लू कलर मॉलिक्यूल, तो अब ये क्या कर रहा है, ये जो रेड कलर मॉलिक्यूल है वो इसका ग्रेडियंट देख रहे हैं, यहाँ हाई है ये लो है, तो ये तो आराम से मूव कर जाएगा, तो ये रेड मॉलिक्यूल इसी के ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके इसी के साथ साथ क्या हो जा रहा है, मूव कर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इस तरीके के मैकेनिज्म को हम लोग को ट्रांसपोर्टर, मतलब दोनों मॉलिक्यूल साथ तो ट्रांसफर हो रहे हैं पर मैकेनिज्म क्या है, ATP का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हुए मूव कर रहा है, ठीक। तो हम लोगों के बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोगों को समझना है वो हम लोगों का इतने ही से काम चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास जो कंपोनेंट डाइजेशन के आ रहे हैं वो है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ज़ाइलुलोज, राइट। तो इसमें से अगर देखें हम लोग तो मैनोज और ज़ाइलुलोज, ये दोनों जो है एंड ज़ाइलुलोज, ये जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके सिस्टम में बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड, क्लियर। फ्रक्टोज जो है वो ज़्यादातर किससे एब्जॉर्ब होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर है, जैसे हमने कहा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन की मदद से ही होता है, पर उसमें उसको एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है, डिफ्यूजन ही हो रहा है पर प्रोटीन चाहिए, तो यहाँ पे जो प्रोटीन काम करती है वो उनको हम उसको क्या कहते हैं, GLUT5। तो फ्रक्टोज को ट्रांसफ़र करने के लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जो आवश्यकता होती है वो GLUT5 है। इस कैटेगरी में ऑब्वियसली ग्लूकोज भी आएगा, क्योंकि ग्लूकोज भी ऐसे ही ट्रांसपोर्टर के थ्रू
ट्रांसफर होता है, जिसमें ग्लूट 1, 2, 3 की अभी हम लोग बात करेंगे। फिर बात आती है को ट्रांसपोर्टर की, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है वो क्या होते हैं, वो को ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये ब्लू कलर जो है वो सोडियम आयन है, ठीक है, और ये ग्लूकोज या गैलेक्टोज है। तो ये क्या हो सकता है, जो गैलेक्टोज रिप्रेजेंटिंग इन रेड कलर, वो सोडियम आयन के हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन के मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए खुद भी क्या करेगा, इस साइड आ सकता है। ठीक है, तो उसका भी एब्जॉर्प्शन हो गया। उसी तरीके से ग्लूकोज भी इस तरह के को ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसको कैटेगराइज किया जाता है, जिसे आप डिटेल में, क्योंकि कई प्रकार के सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, यूनिपोर्टर, सिम्पोर्टर, एंटीपोर्टर। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिम्पोर्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि एक जो जा रहा है एक दिशा में, दूसरा भी उसी दिशा में जा रहा है। पर एक ये हो सकता है कि एक इस साइड जा रहा हो तो दूसरा दूसरी साइड जा रहा हो। ठीक, तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में वो सब आते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सिम्पोर्टर। ठीक है, तो ये जो SGLT होते हैं वो एक तरीके से सिम्पोर्टर ही होते हैं। ठीक, और ग्लूट किस कैटेगरी में आएंगे, फैसिलिटेटेड की कैटेगरी में। सिंपल डिफ्यूजन यानी डायरेक्टली मेम्ब्रेन को जो क्रॉस कर। तो ये चीज हमारे सामने आ गई कि कार्बोहाइड्रेट आपने लिया, उसका एंजाइम ने डाइजेशन किया, डाइसेक्राइड बने, डाइसेक्राइड भी और डाइसेक्राइडेजेस एंजाइम ने उसको ब्रेक डाउन किया, ये सारे प्रोडक्ट बने। फिर ये जो प्रोडक्ट है किस तरीके से आपकी बॉडी सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, ओके। तो एक और चीज हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे थे कि SGLT की, तो SGLT को थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल ग्लूकोज के कंटेस्ट में डिस्कस हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोज यहाँ पे ग्लूकोज सिम्पोर्टर यानी SGLT1 के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म किस तरीके से वो एकम्प्लिश्ड करता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सपोज ये जो है ये ब्लड वेसल्स है, राइट, और यहाँ पे आपकी ये जो है वेसोलेटरल सरफेस है। थोड़ा सा क्योंकि मुझे आना है बीच में, थोड़ा सा गैप जनरेट कर देती हूँ। तो ये बेसोलेटरल साइड है, ये जो साइड है ये बेसोलेटरल साइड है। ठीक, और उसके बाद ये जो है आपका एपिकल साइड है, और ये जो है इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है। और यहाँ पे इस तरीके से राइट जंक्शन। तो थोड़ा सा आपको हो सकता है डाउट हो, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन हम लोग देख रहे हैं SGLT के माध्यम से। और भी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को इंटरेस्टिंग मिलेगी कि आपने क्या किया, यू हैव टेकन अ डाइट, तो ऑब्वियसली स्टमक, एंड देन उसके बाद कहाँ पे डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद आपके इंटेस्टाइनल गट में ये पहुंचा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा समझने की ये कोशिश कीजिएगा कि ये क्या हो गया, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन हो गया, राइट, और इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से अब क्या होना है, दूर से कर दे रहे हो तो सब होगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग बस रखनी है कि हाँ स्टमक और ये सबसे फिर कहाँ आया इंटेस्टाइनल, सपोज दिस इज गट, उसके बाद यहाँ ब्लड वेसल्स। तो ऑब्वियस सी बात है अब एब्जॉर्प्शन होना है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद कहाँ पे ट्रांसफर करना है, ब्लड, किसको मान लेते हैं, ग्लूकोज को, गैलेक्टोज को, ये सब जो एब्जॉर्प्शन। तो अब यहाँ पे ये क्या पार्ट हो गया, ये ल्यूमेन पार्ट हो गया। तो यही आपका इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है। ये जो डायग्राम है ये इससे कैसे रिलेट कर रहा है, ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन हो गया। तो ये जो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है यहाँ पे क्या है, ये आपकी एपिथेलियल सेल्स हैं, ये एपिथेलियल सेल्स हैं। तो एक साइड ये आपकी एपिथेलियल सेल्स है, क्योंकि जो आपकी लाइनिंग होगी इसकी गट की, उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, किसकी बनी होगी भाई, कोई भी ऑर्गन है वो किसी टिश्यू का बना हुआ है। तो एक तरीके से ये क्या होगा, मान लीजिए ये अगर कोई पाइप है तो यहाँ पे ये किसी मटेरियल का बना है, तो ये क्या है, ये आपकी एपिथेलियल सेल्स हैं। अब ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं इस साइड यहाँ ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन है, और ये आपकी एपिथेलियल सेल है। फॉर एग्जाम्पल
मान लो ये ल्यूमेन है और इस तरीके से ये एपिथेलियल सेल है। तो आपको ये दिख रहा है, इस साइड क्या है, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन हो गया। यहाँ पे क्या है, ये एपिकल सरफेस है, ये एपिकल सरफेस है। और यहाँ पे क्या है, ये आपके एपिथेलियल सेल का साइटोप्लाज्मिक सरफेस है, ये बेसोलेटरल सरफेस है। ठीक, यहाँ पे इस तरीके से ये दिखाया जा रहा है। तो यही जो फिगर है ये इस तरह से एनलार्ज दिखाया जा रहा है। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये आपका ल्यूमेन हो गया, ये एपिथेलियल एपिकल सरफेस जो बताया, यहाँ पे एपिकल सरफेस बताया। उसके बाद ये क्या है, ये एपिथेलियल सेल्स है। अब यहाँ पे किस तरीके से एब्जॉर्प्शन ब्लड और ये ब्लड वेसल्स है, ये की ब्लड वेसल, तो ये किस तरीके से यहाँ ट्रांसफरिंग होगा ग्लूकोज का, ये हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट लिया, डाइजेशन वगैरह हुआ, गट ल्यूमन तक पहुंचा। अब गट ल्यूमन से किस तरीके से एपिथेलियल सेल्स जो है इसको अब्सॉर्ब करते हुए यहाँ भेज रही हैं, वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक जो प्रोटीन है, और ये जो प्रोटीन है ये है SGLT1, SGLT1। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ठीक, ये किस तरीके से बिहेव करती हैं कि यहाँ पे सोडियम आयन जो है बाहर से यहाँ अंदर की तरफ जा रहा है। जब ये अंदर की तरफ जा रहा है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ हाई कंसंट्रेशन होगा सोडियम का, यहाँ लो होगा। अभी ये इस तरीके से मूव कर रहा है बहुत तेजी से, पर जब मूव करते समय ये अपने साथ साथ क्या कैरी कर सकता है, किन लोगों को कैरी कर सकता है, ग्लूकोज को कैरी कर सकता है या गैलेक्टोज को कैरी कर सकता है। तो यानी साथ साथ में क्या चले जा रहे हैं, यहाँ पे ग्लूकोज चले जा रहे हैं। तो अब आप ये ध्यान रखिए कि इस मैकेनिज्म को रेगुलरली होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे लो करना पड़ेगा, तभी तो हायर टू लोअर मूव करेंगे। ठीक, पर अभी थोड़ी देर में जब सोडियम आयन इधर आते जाएंगे तो क्या होगा, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ने लगेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो एक और मैकेनिज्म सेट किया गया, यहाँ पे एक सोडियम पोटेशियम पंप लगा दिया। तो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो सोडियम आ रहा था इसको फिर बाहर निकाल दिया जा रहा है, जिससे कि सोडियम आयन इसके अंदर जो है सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम ही मेंटेन रहे। जब ये कम मेंटेन रहेगा तो भाई अंदर बाहर जो है वो, और ये हमें पता भी है कि साइटोप्लाज्मिक पे अगर देखें तो पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं, सोडियम आयन कम हो। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप जो है एवरी टाइम ये सोडियम को बाहर फेंक रहे होते हैं और पोटेशियम आयन को अंदर। तो ये जो है ये एक तरह से एक्टिव पंप होता है। जैसे कि हम लोगों ने बोला कि सेल बायोलॉजी में पूरा डिटेलिंग्स पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट्स वगैरह ये सारी के, तो इसमें ये क्या है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म दिखा रहा है। यहाँ ये एटीपी का इस्तेमाल करके सोडियम को बाहर पुश करेगा और पोटेशियम को अंदर पुश करेगा, जिससे आयनिक ग्रेडियंट भी मेंटेन रह पाए। तो अब आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से अब यहाँ पे क्या है, सोडियम आयन जो है बाहर से अंदर फैसिलिटेटेड रूप में आ रहे हैं, पर साथ साथ में ये ग्लूकोज या गैलेक्टोज भी ला सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट बात आ जाएगी कि भाई यहाँ पे ग्लूकोज का क्या होगा। तो सोडियम का वो हो गया, ग्लूकोज यहाँ अंदर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे अब दूसरी प्रोटीन को सेट कर दिया गया जिसका नाम है GLUT2। अब ये जो GLUT2 है यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये GLUT2 ही को ग्लूकोज को ही ट्रांसपोर्ट करेगा। तो अब ये जो है प्रोटीन है अब ग्लूकोज को यहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगी। ठीक, तो यहाँ पे कई सारे GLUT2 ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिससे कि ग्लूकोज जो है वो बाहर ट्रांसपोर्ट होता रहे, यानी ब्लड वेसल्स में अब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। तो अगर आप इस डायग्राम को समझे तो अब क्या हो गया, अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पे मूव कर गया। या तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा किसका रोल, SGLT का। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ गट की बात हुई है, तो इनकी एपिथेलियल सेल्स पे कौन सा SGLT प्रेजेंट है, SGLT1। तो 3 तरीके के होते हैं। तो SGLT1 जो है, SGLT1 जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन के लिए, किसमें इंटेस्टाइन एंड किडनी, राइट। किडनी में भी आप लॉजिक लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी रेगुलरली कोई भी फालतू का ग्लूकोज यूरिन के माध्यम से बाहर नहीं जाने देगी। तो ग्लोमेरुलर फिल्टरेट में भी है ना, ग्लोमेरुलस आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने नेफ्रॉन वगैरह जब पढ़ा होगा
तो वहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि इसी तरीके का सिस्टम इस्टेब्लिश होता है, सेम इसी तरीके का कि SGLT1 इस्टेब्लिश किया जाता है और इसी माध्यम से अब देखिए वहाँ पे क्या किया जाता है कि सोडियम आयन भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ग्लूकोज भी, तो वहाँ पे होता है ना प्रत्येक किडनी फंक्शन में कि रीअब्जॉर्प्शन किया जा रहा है, सभी का रीअब्जॉर्प्शन होता है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि आपकी बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो फालतू का ही बाहर बॉडी से ना निकल जाए। उसी तरीके से एक और होता है SGLT2, इसकी एफिनिटी जो है मतलब लो होती है, पर ये कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे तो ये SGLT1 ग्लूकोज और गैलेक्टोज को कर सकता है, पर ये जो है ज़्यादातर ग्लूकोज के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, और कंपैरेटिवली एफिनिटी थोड़ी कम है। और SGLT3 जो होता है, SGLT3 पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्केलेटल मसल, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्केलेटल मसल। तो ये आपके SGLT का फंक्शन हो गया, जहाँ पे SGLT जो है एक तरह का को ट्रांसपोर्टर है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म शो करता है, इसका सेंस हम बता दिए हैं। सेकेंडरी का मतलब, क्योंकि प्राइमरी में क्या होता है, दो तरह के एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में ATP का यूज होता है, सेकेंडरी में दूसरे के कंसंट्रेशन का यूज करके ये लोग किसी और मॉलिक्यूल को भी मदद करते हैं एक साइड से दूसरी साइड ले जाने में, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या होता है नीचे के साइड की भाई ग्लूकोज कहीं इधर बैकफ्लो ना हो जाए, राइट, तो उसके लिए यहाँ पे टाइट जंक्शंस मौजूद रहते हैं, इसलिए ग्लूकोज का डायरेक्शन हमेशा इसी साइड बना रहता है। तो अब आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से अब जो ब्लड में एब्जॉर्प्शन हुआ, फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू हैव सीन कि व्हेन यू आर टेकन कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन प्रोसेस हुआ, डाइजेशन प्रोसेस के बाद जो राइट उसके बाद एब्जॉर्प्शन जो भी हुआ, जो भी ग्लूकोज वगैरह का एब्जॉर्प्शन हुआ, तो अब क्या किया जाएगा अल्टीमेटली हेपैटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू, जो हेपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है जो कि लीवर से होते हुए जाता है, कि अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो, तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि ग्लूकोज अगर आपने हैवी मील ली, अभी आपने हैवी मील कुछ ली, ठीक, और फिर हम लोग आपने क्या कहा कि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इंसुलिन रिलीज होगा, इंसुलिन रिलीज होने के बाद लीवर तक मैसेज जाएगा कि जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा बॉडी में है उसको आप एब्जॉर्ब कर लो, अभी हम लोग ये देख रहे थे, ठीक। तो यानी कि ऐसा कोई सिस्टम इस्टेब्लिश किया होगा कि अभी जो आपने खाना खाया है वो डाइजेशन के बाद सीधे लीवर तक पहुंचे, तो वो कैसे पहुंचेगा, तो क्या हम लोग बात करते हैं, कहने का सेंस ये, मैं से ही एक सिस्टम वो आप लोग देख लीजिएगा कि हेपैटिक पोर्टल सिस्टम, यानी यहाँ से होते हुए ही सिस्टम जाएगा, और उसके बाद कैसी ज़रूरत है आपकी बॉडी में, फिर उसके बाद आपकी बॉडी को ग्लूकोज जो है वो ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये क्या है, ये यानी कि एक तरह से पूरा ग्लूकोज, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है एक तरह से कि ग्लूकोज अब किस तरीके से कहाँ ज़रूरत है, यहाँ पे भेजना है ग्लूकोज या नहीं भेजना है, या यहाँ से यहाँ आना है। तो एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि जैसे आपने लिया, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन किस तरीके से हो रहा है, एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड वेसल्स में हेपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो लीवर से होते हुए, अगर ग्लूकोज एक्स्ट्रा है तो वो क्या होगा, यहाँ पे ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स लगे होंगे, जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स है वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ग्लूकोज यहाँ पे मंगा लेंगे और फिर इससे ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कर लेंगे, जो भी मैकेनिज्म आपने देखा है। तो ये एक आपके पास पिक्चर मौजूद हो। तो आगे हम लोग अगर देखें इस बात को कि यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि जहाँ पे, और इस पे रिसर्च एरिया में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक, क्योंकि जितना आप ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स को समझेंगे, आप ग्लूकोज के मैकेनिज्म को समझ रहे हैं, तो कहने का सेंस क्या हुआ कि अब जो है कई ग्लूट प्रोटीन्स होती हैं, SGLT तो हम लोगों ने देख ही लिया, पर ग्लूट प्रोटीन्स तरह तरह की होती हैं। ग्लूट प्रोटीन्स क्यों इस्टेब्लिश कराई गई हैं, क्योंकि अभी हम लोग जान चुके हैं कि ग्लूकोज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलेटरी फ्यूल है, ठीक, तो वो हर जगह आपके बॉडी में जा रहा है, सप्लाई दे रहा है, आपके ऑर्गन में पहुंच रहा है, क्योंकि हर ऑर्गन को आपको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, और ग्लूकोज के बाद वो ग्लाइकोलिसिस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करने के बाद एनर्जी देता है, ठीक। तो यानी हर ऑर्गन के पास अपना कोई स्पेसिफिक ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स होंगे।
तो यहाँ पे इस डायग्राम में वही चीज़ मेंशन करने की कोशिश की गई है कि आपके किस किस ऑर्गन के पास कौन सा ग्लूट ट्रांसपोर्टर एस्टैब्लिश है, वो यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो अभी क्योंकि बार बार बोला गया लीवर को बहुत ध्यान में रखना है, तो लीवर में कौन सा, आपको ये अब याद हो जाना चाहिए कौन सा मौजूद रहता है, GLUT2। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये याद में रखनी है कि जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो एक तरीके के फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मैकेनिज्म ही दिखाते हैं। जो भी ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स हैं, बहुत सारे ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स, ये ग्लूट ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ में आते हैं। सेल से बाहर या सेल से अंदर लाना है तो ये सेल मेम्ब्रेन पर ही इस्टेब्लिश होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे GLUT2 है, या तो ये कई टाइप के होते हैं। तो अब ये भाई ग्लूकोज ही ट्रांसपोर्ट करना है तो ग्लूट एक ही टाइप का होना, अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, कि अगर भाई ग्लूकोज को ही आना है तो ये 2, 3, 4, 1, 7, 5 ये सब क्या है, एक ही तरह का हो, ग्लूकोज को ही तो अंदर बाहर करना है। पर ये डिपेंड करते हैं उनकी एफिनिटी कैसी, एफिनिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं और प्लस इंसुलिन सिग्नलिंग के ऊपर। ठीक, हो सकता है कि आपको एफिनिटी मतलब कि अभी ग्लूकोज की ज़रूरत कहीं और है। ठीक, मान लेते हैं सबकी एफिनिटी सेम कर दी जाती, मान लेते हैं मसल को ग्लूकोज की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर आप ले जा रहे हैं लीवर में, तो कोई मतलब होगा नहीं, मतलब होगा। इसलिए ग्लूट की एफिनिटी को बदल के भाई अब आप बताइए ब्रेन अभी जस्ट देखिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हम लोगों ने आज के लेक्चर में ही पढ़ा कि ब्रेन तो पूरा डिपेंडेंट ही होता है ग्लूकोज की एनर्जी पे। ठीक, तो ग्लूकोज की एनर्जी पे डिपेंड होता है, तो वहाँ पे क्या है, GLUT1 और 3, तो इसमें कोई ज़रूर खास बात होगी, कभी हम लोग वो देखेंगे। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि मेजर जो क्राइटेरिया रहा है वो क्या है, अलग अलग ग्लूट बनाने का, वो है उनकी एफिनिटी ग्लूकोज के साथ कैसी है, या इंसुलिन मैकेनिज्म का भी अपना एक रोल है। तो इन दोनों का एग्जाम्पल एक एक आप देख लेंगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो इनके जो नामकरण किए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे डिस्कवरीज होती गई है वैसे वैसे नामकरण करते चले गए साइंटिस्ट। तो अगर देखा जाए तो बात आती है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो जो GLUT1 है ये बहुत सारे मतलब टिश्यूज या सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बेसल अपटेक, ये टर्मिनोलॉजी बहुत क्लियर होनी चाहिए। बेसल अपटेक के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बेसल अपटेक का मतलब कि मान लीजिए अभी आपने डाइट नहीं ली, स्टारवेशन में आप जा रहे हैं, आप नाराज हैं, आपने खाना नहीं खाया, ऑल दोस राइट, तो अब आप कर रहे, तो आपके ब्रेन को तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो जब ब्रेन को चाहिए वो तो उसी पे डिपेंडेंट रहेगा, तो उसके लिए क्या होगा कि कहने का सेंस ये, अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा था कि ग्लूट ट्रांसपोर्टर मोस्टली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं। तो कहने का सेंस क्या हुआ फैसिलिटेटेड, कि एक साइड ज़्यादा मॉलिक्यूल है और एक साइड कम है, तो इधर से इधर जाएंगे बट इन प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। ठीक, पर मान लेते हैं कि अभी कंसंट्रेशन कम हो गया, यहाँ पे कम हो गया है। ठीक, अब क्या हुआ कि अब यहाँ मूवमेंट कराना है, तो ज़रूरी है मूवमेंट, तो क्या होगा, लो कंसंट्रेशन के बावजूद यहाँ पे जो प्रोटीन है वो ऐसी प्रोटीन बनाई गई है कि वो बेसल अपटेक कर सकती है, यानी कि लो कंसंट्रेशन के बावजूद वो यहाँ पे मॉलिक्यूल को भेजने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है ड्यूरिंग द स्टार्वेशन कंडीशन, अब आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, पर इंस्पाइट ऑफ दैट यहाँ पे ब्रेन में आपके जो ग्लूट प्रोटीन है जिसका नाम है GLUT1 और 3, इनका रोल होता है बेसल अपटेक का। इसीलिए क्योंकि ये जो ग्लूट प्रोटीन है ये इतनी, इसकी एफिनिटी स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, बहुत कम मॉलिक्यूल है ग्लूकोज के, उसके बावजूद ये इसको पकड़ेगी और ब्रेन में आपके भेज देगी, ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो चलती रहे। तो ये फायदा होता है। तो यही बात की कि एफिनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो उसी तरीके से अब नेक्स्ट आते हैं, तो GLUT1 और 3 बेसिकली यहाँ पे जो लिखा गया है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 1 और 3 को बेसल अपटेक के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ब्रेन या कह सकते हैं नर्व सेल्स ना वहाँ ज़रूरी है जहाँ पे, तो वो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं GLUT2 बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका।
तो अगर आप देखें तो GLUT2 कैसे बिहेव करती है, GLUT2 का रोल ये होता है कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल GLUT2 लीवर में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर ये प्रोटीन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब ब्लड अभी अभी आपने खाना लिया तो ऑब्वियसली ग्लूकोज लेवल क्या है, ग्लूकोज लेवल हाई है, तो हाई है, लीवर यहाँ पे हाई है, तो क्या होगा, हाई से लो की तरफ यहाँ आएगा और ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएगा। पर इन एनी केस ब्लड ग्लूकोज लेवल अब डाउन करा दीजिए, आप स्टारवेशन कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन कर, अब क्या होगा, ग्लाइकोजन टूटेगा ग्लूकोज में और ये ग्लूकोज फिर यहाँ पे आएगा। तो कहने का सेंस क्या है, जब ग्लाइकोजन टूटेगा तो उस समय स्टारवेशन कंडीशन में लीवर के अंदर जो है ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन बढ़ने लगेगा। ब्लड में तो बहुत कम हो गया क्योंकि यू आर इन अ स्टारवेशन कंडीशन, और वहां भेजने के लिए क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे GLUT2 क्या कर रहा है, ये अपना वही मैकेनिज्म दिखा रहा है, हायर टू लोअर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो अगर बाहर ज्यादा है अंदर कम है तो बाहर से अंदर आएगा, अगर अंदर बहुत कम हो गया है तो बाहर बहुत कम हो गया है तो अंदर क्या होगा, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन लीवर खुद में ही बढ़ाएगा ग्लाइकोजन को तोड़ के और फिर बाहर भेजेगा। तो यहाँ से तो इस समय यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा और ब्लड में कम है तो ये बाहर मूव करेगा, तो ये हो जाएगा GLUT2। ठीक, GLUT3 की बात आ गई, तो आप हमेशा 1 और 3 को साथ में लिखेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि 1 और 3 की प्रॉपर्टी ही यही है कि वो ग्लूकोज के साथ बहुत 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 हाई एफिनिटी दिखाते हैं। तो GLUT2 आप क्या कह सकते हैं, उनकी एफिनिटी उतनी नहीं है, भाई ज़्यादा होगा तो अंदर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे, तो ये वाली चीज़ है। नेक्स्ट आता है GLUT4। अब GLUT4 के कंटेस्ट से आपको क्या याद रखना है, जो GLUT4 होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूट ट्रांसपोर्ट, इंसुलिन वेरी इंपॉर्टेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट। पहली तो इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में, ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, इंपॉर्टेंट इसके लिए क्या याद रखना है, स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यूज में प्रेजेंट होता है और हार्ट में, इसके ये मेन प्लेस है कि ये अब ये याद हमेशा रखना है कि GLUT1, ये अब याद नहीं रख लेना है कि GLUT1 सिर्फ ब्रेन में होता है, क्योंकि मैंने बहुत बार इस चीज को मेंशन कर दिया, नहीं, GLUT1 जो है आपके लीवर में भी हो सकता है, GLUT1 जो है यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि उसका बेसल अपटेक की रिक्वायरमेंट है, पर मेजॉरिटी कौन कहाँ प्रेजेंट होता है उसको फिर अलग तरीके से समझाया जा रहा है। ओके, तो फिर अगर यहाँ पे देखा जाए तो इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब क्या है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली बात है, जब इंसुलिन रिलीज हो रहा हो तो GLUT4 जो है अपना एक स्पेसिफिक रोल दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो अब आप अगर को रिलेट करना जान गए हैं चीजों को तो बहुत आसानी से को रिलेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप इमेजिन करें कि ये मसल सेल्स है, मसल की कोई सेल है और यहाँ पे वेजिकल्स हैं, ये जो वेजिकल्स हैं इनके पास जो है प्रेजेंट है इनके मेम्ब्रेन पर GLUT4 ट्रांसपोर्टर, ये GLUT4 ट्रांसपोर्टर इस तरीके से प्रेजेंट, हम न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया है वो नहीं, हम लोगों का जो मेन एस्पेक्ट, तो ये GLUT4 ट्रांसपोर्टर इस तरीके से वेजिकल्स में रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने जिस समय डाइट ली है, राइट, तो अब तुरंत रिलेट करेंगे कि क्या हो रहा है, इंसुलिन रिलीज की बात हो रही है, यानी कि आपने मील ली है, तो जैसे ही आपने मील ली है तो कहने का सेंस क्या हो गया, ब्लड ग्लूकोज में लेवल बढ़ गया, पैनक्रियाज ने इंसुलिन रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो इंसुलिन रिलीज होने का मतलब है कि आपके बॉडी के सभी सेल्स को ये बताया जा रहा है कि द पर्सन हैज टेकन अ गुड मील और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो लीवर तो ले ही लेगा, लीवर ग्लाइकोजन बनाना शुरू कर रहा है। तो ये मैसेज जो है, तो लीवर का तो प्राइमरी रोल है, तो लीवर क्या करेगा, लीवर कैसे लेगा, लीवर के पास GLUT2 है, तो लीवर के पास क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो GLUT2 कैसे बिहेव करता है, यहाँ हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, अभी ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा और यहाँ ग्लाइकोजन बनने लगेगा, यहाँ GLUT2 की बात हो रही, ठीक। दूसरी तरफ ये क्या है, ये यहाँ पे इंसुलिन पर बाइंड किया, ठीक है, मैं इंसुलिन रिसेप्टर बस ऐसे ही अभी दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं होता है जो भी हम लोग ने देखा वैसे। तो इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड किया, सिग्नलिंग मैकेनिज्म जनरेट होगा कुछ, जब ये सिग्नल्स जनरेट होंगे तो ये जो सिग्नल्स हैं इन वेजिकल्स तक पहुंचेंगे, ठीक, और जैसे ही ये पहुंचेंगे तो ये क्या होंगे, जो वेजिकल्स हैं ये मूव करने लगेंगे, कहाँ, मेम्ब्रेन की तरफ, और ये जो वेजिकल्स है ये इस तरीके से इंटीग्रेट कर जाएगी और
जो GLUT4 अंदर की तरफ थे वो क्या हो जाएंगे, अब बाहर की तरफ इस तरीके से लग जाएंगे मेम्ब्रेन पे मसल्स। अब क्या होगा, जो ग्लूकोज है जो ज़्यादा अमाउंट में, अब ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो है वो अब अंदर जाएंगे और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस जो है वो कैसे स्टार्ट हो सकती है, बाकी तो मैकेनिज्म हम लोगों ने इंसुलिन सिग्नलिंग का डिस्कस कर ही लिया है। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्या रोल देखा कि GLUT4 जो है, क्योंकि मसल्स का काम क्या है, एनर्जी मतलब उसको यूज करना है, तो वो बुरे वक्त के लिए क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन। देखिए इसके लिए बुरा वक्त क्या है मसल सेल्स के लिए, कि जब उसको स्टारवेशन हो जाए, उसको एनर्जी यूज करनी है, तो इसलिए वो ग्लाइकोजन स्टोर कर रहा है। दोनों लीवर और मसल का मकसद अलग है, राइट। तो ये क्यों स्टोर कर रहा है कि कल को अगर इनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो मैं दे पाऊँ, और ये क्यों ग्लाइकोजन स्टोर कर रहा है कि कल मुझे एटीपी की ज़रूरत हो और ग्लूकोज थोड़ा कम हो तो मैं ग्लाइकोजन से ही ग्लूकोज बना के और ग्लाइकोलिसिस चला पाऊँ और एनर्जी जनरेट कर पाऊँ या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कर पाऊँ। तो इसलिए ये जो है GLUT4 जो है उसकी इंसुलिन सिग्नलिंग के दौरान इसकी सिंथेसिस भी बढ़ जाती है, यानी क्योंकि ग्लूट प्रोटीन क्या एक प्रोटीन ही है, जीन से ही बन रहा होगा, तो जीन भी वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए इंसुलिन का देखा जाए तो मल्टीपल रोल आपको देखने को मिल रहा है। इंसुलिन का रोल आपको मैप के पाथवे में भी दिखेगा कि किस तरीके से सेल डिवीजन में भी इंपॉर्टेंट रोल, तो वो दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ सेल बायोलॉजी। बट ये दिमाग में रखना है कि हाँ हमें कई उसके रोल देखने को मिल सकते हैं, ठीक। तो अब आप ये अगर क्वेश्चन आ रहा है, मेरे ख्याल से बहुत कुछ डिस्कशन हो गया, तो ये क्वेश्चन हालांकि आना नहीं चाहिए, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये GLUT4 जो है ये बाहर हमेशा क्यों नहीं है, इंसुलिन के रिलीज होने पे ही क्यों आया, क्योंकि स्टारवेशन कंडीशन में अगर GLUT4 बाहर लगा रहेगा तो स्टारवेशन कंडीशन में आप वैसे ही आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम है, फिर ये कहीं इसको लेने लगा तो कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम बहुत वैसी आपने मील अच्छी ली है तो वो इसका इस्तेमाल कर रहा है इंसुलिन के एक्सप्रेशन के बाद, मतलब ये एक तरह से सेफ साइड लेके जा रहा है कि अगर एक्स्ट्रा है ग्लूकोज तो मैं स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके का जो मैकेनिज्म है ये एडिपोज में भी काम कर रहा है, राइट, कि जब एक्स्ट्रा मील अवेलेबल है तो ग्लूकोज इस तरीके से लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है GLUT4 की बात हो गई, तो याद रखना है GLUT4 कहाँ कहाँ है, ठीक है। 1 और 3 भी अवेलेबल हो सकता है स्केलेटल मसल में, पर GLUT4 एक स्पेशल केस हो गया। GLUT4 आपके एडिपोज टिश्यूज में भी है। नेक्स्ट क्या है, GLUT5 जो है वो गट, किडनी और टेस्टिस में पाया जाता है। GLUT2 और 5 अभी हम लोगों ने जस्ट देख भी लिया है कि एब्जॉर्प्शन, डाइट से डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन के लिए दिस इज योर, क्या दिखा रहा है, गट ही एक तरह से, तो तरीके से क्लियरली यहाँ पे शो हो रहा है कि GLUT5 जो है गट में प्रेजेंट होता है, किडनी में 5, ओके। GLUT6 जो है वो एक तरीके से स्प्लीन, ल्यूकोसाइट और ब्रेन में पाया जाता है, और GLUT7 जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन एंड टेस्टिस। तो GLUT5 हो गया इन गट, किडनी, 6 की बात आई, ब्रेन, ल्यूकोसाइट्स एंड ब्रेन। GLUT7 स्मॉल इंटेस्टाइन, टेस्टिस। तो ये जो है बेसिकली ये याद रखना है, इसके कंसेप्ट। GLUT7 बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्रक्ट दे चुका है, तो ये में रखना है। फिर नेक्स्ट इज GLUT8 ब्रेन, मसल्स, ब्लास्टोसाइट्स, एडिपोस। तो आप देख रहे होंगे कि ऐसा नहीं है कि एडिपोसाइट्स में अभी हम लोगों ने देखा GLUT4, तो ये मेन एक तरह से रोल हो गया है उसका, इसलिए मेंशन स्पेसिफिकली किया जाता है, बट और भी पाए जा सकते। एक और है GLUT9 इज फाउंड इन लीवर। देखिए लीवर में इंपॉर्टेंट जब भी जिक्र होता है तो हम लोग स्पेसिफिकली GLUT2 की बात करते हैं, पर और क्या पाया जा रहा है, 9 और 10 भी पाया जाता है लीवर में, 9 और 10 भी पाया जाता है। 11 is found in heart and muscle. 11 is found in heart and muscle. तो अभी तक अगर हम लोगों ने बात की तो हम लोगों ने क्या बात की कि ग्लाइकोलिसिस को समझने से पहले या मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट कैसे टूट रहा है और
कैसे उसका कैटाबॉलिक पाथवे रन हो रहा है या एनाबॉलिक पाथवेज भी कैसे रन हो रहे हैं। तो पहले ये समझना है कि वो बाहर से आपके बॉडी में डाइट के फॉर्म में कैसे आ रहा है, और डाइट के फॉर्म में आने के बाद डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नहीं शुरू हो जा रहा है। पहले सभी जो भी कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहे हैं, फिर उनको मोनोसेक्राइड्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। उसमें भी जो ग्लूकोज है उसके लिए स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स लगाए गए हैं, और वो भी उनके खास एफिनिटी के साथ। ठीक, तो कुछ जो होते हैं, GLUT2 क्या है, वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, और GLUT4 क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट है। तो ये सब जो है ये खास ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स हो जाते हैं। और 1 और 3 क्या है, बेसल अपटेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। GLUT7 जो है वो फ्रक्टोज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो कुछ कुछ खास है जो आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार बोला जा रहा है। तो GLUT2 क्या है, एक तरीके से वो 2 वे मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो कहीं बस हाई टू लोस को मूव करना है। GLUT3 जो होता है वो बात हो गई उसकी। GLUT4 जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट, ये भी बात हो गई। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, GLUT5 स्पेसिफिकली जब भी पूछा गया है तो वो गट किडनी टेस्टिस के उसके अगेंस्ट पूछा गया है। और GLUT6 फिर उसके बाद है GLUT7 फ्रक्टोज। GLUT8, 9, 10 जो है ये आप स्किप आउट भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, बट बाकी जो है वो आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हम लोगों के पाथवे होंगे वो कौन कौन से होने वाले हैं। पहला ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन या पायरुवेट ऑक्सीडेशन, फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस, देन TCA cycle, then electron transport system, then oxidative phosphorylation, then is gluconeogenesis. The other one is pentose phosphate pathway. Next one is glycogen metabolism, मतलब glycogenesis means glycogen synthesis, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, और फिर ग्लाइकोजेनोलिसिस। तो ये मेजर पाथवेज हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए। और अगर इसमें आप बात करें कि कौन कौन से ऐसे पाथवे हैं जो कि बेसिकली कैटाबॉलिक है नेचर में, तो वो कौन कौन से पाथवे होंगे जो कि कैटाबॉलिक पाथवेज हैं। तो वो हो गए आपके ग्लाइकोलिसिस हो गया, राइट, ग्लाइकोलिसिस हो गया, ऑक्सीडेशन जो हो रहा है पायरुवेट का, राइट, उसके बाद आपकी TCA साइकिल हो गई। तो ये सारे जो पाथवेज है, या पेंटोस फॉस्फेट पाथवे हो गया, तो ये सभी पाथवे, और कोई पाथवे, ये ग्लाइकोजेनोलिसिस, ये सभी क्या है, इसमें कुछ ना कुछ जो है वो टूट रहा है लोअर इंटरमीडिएट्स में। ठीक है, तो ये क्या है, कैटाबॉलिक पाथवे है। और एनाबॉलिक पाथवे कौन कौन से हैं, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। यही जो दो हैं ये आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, ये दो जो हैं ये क्या है, एनाबॉलिक पाथवे है, जहाँ पे किसी बड़े मॉलिक्यूल की सिंथेसिस की जा रही है। यहाँ पे छोटे छोटे कार्बन मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बनाया जा रहा है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाया जा रहा है, तो दिस इज ग्लाइकोजन सिंथेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, दूसरी चीज अगर आप नोटिस करें तो आपको यहाँ पे दो चीज, ये तो आपने पढ़ी है, यहाँ पे आपको दो रिएक्शंस और दिख रहे होंगे, जहाँ जो है लैक्टेट फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ध्यान से सुनना है, अगर बात करें कि ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है, दिस इज योर सेल, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो क्या होगा, तो क्या होने के चांसेस हैं इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल। तो अगर हम लोग इसमें डायग्राम्स को देखें, यहाँ पे क्लियरली आपको और क्लियर विजन के साथ दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइटोसॉल्स में कौन कौन से पाथवे चल रहे हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या चल रहा है, राइट। तो ग्लाइकोलिसिस देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें चल रही है साइटोसॉल में, सेल में जैसे ही ग्लूकोज की एंट्री हुई, मान लेते हैं यहाँ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, जैसे ही एंट्री हुई तो क्या हुआ हमारे पास ये और सबसे बड़ी बात है, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ग्लाइकोलिसिस चलाने के लिए ऑक्सीजन रहे या ना रहे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ग्लाइकोलिसिस तो वैसे चलेगी, बट उसके बाद जो है
ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कहाँ ज़रूरी होती है, ईटीएस में। तो जैसे ही ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तो ग्लूकोज विल गेट कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू वाटर मॉलिक्यूल, राइट, और एटीपी का प्रोडक्शन, इतने कंपोनेंट जो हैं वो बनते हैं। तो कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि जो भी हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो ऊपर के डायग्राम में हम लोगों ने पाथवे देखे, तो उसमें हमें इस डायग्राम में क्या समझ में आ रहा है, कौन सा पाथवे जो है वो कहाँ पे चल रहा है, राइट। और यहाँ पे अगर हम लोग देखिए तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है कि ग्लूकोज, यानी यहाँ पे ये जो ग्लाइकोलिसिस हो गई, ग्लूकोज से पायरुवेट बन गया। अगर एनारोबिक, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ चलने पे, ग्लाइकोलिसिस चलने के लिए ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन नहीं हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। ऑक्सीजन हो तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। पर अगर ऑक्सीजन स्टेट अवेलेबल है तो क्या होगा, टीसीए चलेगी और ईटीएस होगा, और आपको ये सारे जो हैं कंपोनेंट्स। पर अगर एनारोबिक स्टेट आ जाती है, और एनारोबिक कहाँ, कौन कौन सी ऐसी सेल्स हैं जहाँ पे एनारोबिक स्टेट हो सकती है, एक हो सकती है ईस्ट सेल्स होती हैं जो कि फर्मेंटेशन करके इथेनॉल और CO2 बना सकते हैं, और दूसरी क्या हो सकती है कि आपने बहुत हैवी एक्सरसाइज कर ली है और वहाँ उस समय क्या हुआ, ऑक्सीजन प्रॉपरली मसल्स में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो उस समय आपकी बॉडी क्या करेगी कि क्योंकि एरोबिक स्टेट में होगा तभी आपका टीसी और ईटीएस चलेगा। तो अभी जब आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अब कम हो गई, तो ये सारे पाथवे क्या होंगे, नहीं चलेंगे, ठीक है। न पायरुवेट ऑक्सीडेशन होगा, न टीसीए होगा, न ईटीएस होगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में लैक्टेट का फॉर्मेशन हो। और आरबीसी में भी क्या होता है, क्योंकि आरबीसी के पास तो ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, हीमोग्लोबिन में भले ही ऑक्सीजन है पर वो उसका इस्तेमाल ही नहीं करता है। तो आरबीसी भी एक ऐसी सेल है जहाँ पे वो लैक्टेट का फॉर्मेशन करे, ठीक है। तो अगर इस बात को आप कोरिलेट करना चाहें, अगर कोई पूछे कि लीवर में, राइट, वेरी वेल अंडरस्टूड कि लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, मतलब कहने का कि फ्री कार्बन मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बनाया जाएगा। तो वो जो है कहाँ से आते हैं, तो अब मैंने बताया भी था, लैक्टेट एक वन ऑफ द एलिमेंट होता है, रॉ मटेरियल होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं वो लैक्टेट मिल कहाँ से रहा है, स्केलेटल मसल से, और आरबीसी बना रही है लैक्टेट। तो यहाँ पे आपको क्या बात समझ में आई, ये जो इन 2 डायग्राम में और 3 डायग्राम से एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि जो ग्लूकोज जब भी बात करते हैं, अगर पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म करने पे क्या रिजल्ट आता है, आई डोंट नो, हो सकता है आप सभी को पता हो क्या आंसर होगा, पर मेजॉरिटी क्या बोलते हैं कि पायरुवेट बनेगा। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस ही याद रहता है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा, फिर पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए से वही टीसीए रन होगा, और उसके बाद ईटीएस रन होगा, और ये ग्लूकोज टूटते टूटते इन पाथवे को फॉलो करते करते क्या बनाएगा, CO2 रिलीज हुआ है, यहाँ पे CO2 रिलीज हुआ है, पर हम यहाँ पे ही फाइनल प्रोडक्ट लिख रहे हैं, वाटर और एटीपी का प्रोडक्शन होता है। इस प्रोसेस में क्योंकि NADH जो है वो टूटता है, तो यहाँ पे आप NAD+ और FAD भी लिख सकते हैं कि वो होंगे, और फिर ये वापस से इस्तेमाल कर लिए जाएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि कंप्लीट ग्लूकोज ब्रेकडाउन डजंट मीन जस्ट अ ग्लाइकोलिसिस स्टेप। कंप्लीट ग्लूकोज ब्रेकडाउन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ दिस, बट ये फॉर्मेशन जब आप बता रहे हैं तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे कि ये ऑक्सीजन अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। पर अगर पूछा जा रहा है कंप्लीट ग्लूकोज ब्रेकडाउन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आप क्या कहेंगे, इन एब्सेंस ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो पायरुवेट तो बनेगा, पायरुवेट तो यहाँ तक का स्टेप होगा सेम, ठीक, पायरुवेट तो बनेगा, पर उसके बाद जो है ये सारे स्टेप्स नहीं होंगे। तो पायरुवेट के बाद अब क्या बन सकता है, या तो मसल सेल की बात कर रहे हैं, स्केलेटल मसल्स की, या आरबीसी की बात कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, लैक्टेट बनेगा। अगर आप ईस्ट सेल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो वो फर्मेंटेशन करके क्या बनाएगा, इथेनॉल। तो ये चीज जो है समझ में आनी चाहिए कि जब भी आप ग्लाइकोलिसिस वर्ड बोल रहे हैं तो ग्लाइकोलिसिस इज अ पार्ट ऑफ दीज पाथवेज,
इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लाइकोलिसिस, देखिए दोनों ही कंडीशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पायरुवेट तो आपका बन ही रहा है, यानी ग्लाइकोलिसिस चल रही है।